चलिए वैधुत अपघट लिख करके दे दीजिए सबको। लिखिए वैसे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या वैसे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं उसे वैधुत अपघट कहते हैं। जैसे NaCl, KNO3, HCl, ZnSO4, NaOH, KOH इत्यादि। इस सब के सब वैधुत अपघट है। कहने का मतलब कि इन सबको जलीय विलयन की अवस्था में यानी कि जल में घोल दीजिएगा या इसी को पिघला करके पिघली अवस्था में रखिएगा लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें मुक्त आयन होते हैं। मुक्त आयन धनायन ऋणायन चलने के लिए इसके कारण विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा विलयन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे वैधुत अपघट कहते हैं। दो तरह से बोल सकते हैं, लेकिन यह किसी न किसी यौगिक को घोलने से होता है। इसे भी यौगिक कहलाता है वैधुत अपघट, यानी कि NaCl वैधुत अपघट है, KNO3 वैधुत अपघट है, HCl ठीक ना। जिसे सुने होंगे ना कि हम लोग जब घोलते हैं किसी भी आयनिक यौगिक को जल में तो धनायन ऋणायन में टूट जाता है, जिससे धनायन ऋणायन चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण विद्युत का सुचालक बन जाता है। अब लिखिए वैधुत अपघट के प्रकार। वैधुत अपघट के प्रकार लिखिए। वैधुत अपघट दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिएगा प्रबल या सबल। वैधुत अपघट। जय देकर लिखिए इसमें वैसे वैधुत अपघट जो जलीय विलयन में पूर्णतः ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लगभग 100%, ब्रैकेट बंद, आयनों में परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रबल वैधुत अपघट कहते हैं। जैसे लिखिएगा NaCl, HCl, H2SO4, और HNO3, CaCl2, K2SO4 बहुत सारा होता है, सब को लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ को हम लिख दे रहे हैं।
जहाँ तक ले आपको पार लगे। NaOH, हाँ का 5 ही बहुत सारा यौगिक होता है प्रबल। देखो खास करके वो सब प्रबल होता है जिसमें एगो धनायन होता है, एगो यानी कि उदाहरण मूलक एगो ऋण मूलक, जिस सोडियम और क्लोरीन दोनों में कौन है? क्लोरीन आयन है। उसी तरह से देखिए वैधुता घट्ट सब लिख लिए ना, इस सब के सब प्रबल वैधुता घट्ट है, जिसमें एगो प्रबल धनायन होता है, एगो प्रबल। ये सब घोलिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि NaCl के आप 100 गो अणु ले लिए, मान के चलते हैं कि NaCl के हम लोग 100 अणु ले लिए, 100 अणु को जल में घोर दीजिएगा ना, तो सब के सब टूट जाता है Na और Cl के, मतलब जय गो का अणु रहेगा ना, सब के सब टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा Cl। कहने का मतलब ये 100 गो Na प्लस प्राप्त होगा और 100 गो Cl, क्योंकि टूटेगा तो एक से 2 बनेगा ना जी, 2 बनेगा तो सब के सब दम आयन परिवर्तित हो जाता है। और दुर्बल कौन होता है कि जैसे 100 को घोल है, जिसमें से कुछ धनायन ऋणायन में बटेगा और कुछ, तो वो सब दुर्बल वैधुता घट्ट में आता है। तो लिखिए दूसरा नंबर, दुर्बल वैधुता घट्ट। लिखिए वैसे वैधुता घट्ट, दुर्बल वैधुता घट्ट में लिखिए वैसे वैधुता घट्ट जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होता है, जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, उसे दुर्बल वैधुता घट्ट कहते हैं। उसे दुर्बल वैधुता घट्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा CH3 COOH, NH4OH इत्यादि, जो पूरी तरह से धनायन ऋणायन में परिवर्तित नहीं होता है उसको दुर्बल, और जो 100% धनायन परिवर्तित होता है उसको प्रबल। SCOOL, हाँ ये भी हो सकता है, डबल O खाली L है, हाँ ये हो सकता है। फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नींबू जो होता है सब अम्ल होता है, लेकिन सब प्रबल नहीं होता है, दुर्बल होता है। लगभग जितने भी अम्ल है वो सब आपके वैधुत के सुचालक होते हैं। चलिए इसके बाद आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रोड, लिख के दे दीजिए इलेक्ट्रोड। लिखिए वैधुत अपघट्ट के विलयन में, वैधुत अपघट्ट के विलयन में, वैधुत अपघट्ट के विलयन में धातु की 2 प्लेट या धातु की 2 प्लेट या तार डुबाकर, धातु की 2 प्लेट या तार डुबाकर उन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं, उन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं। जिन तारों या प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन तारों या प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में कोई वैधुत अपघट्ट डाल देते हैं, हम लोग बर्तन में वैधुत अपघट्ट डाल देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 ठो धातु के छड़ लेते हैं या 2 ठो तार लेते हैं। ये सॉलिड होता है, ठीक ना, जो वायर होता है ये सब सॉलिड होता है, अंदर से खोखला नहीं होता है।
दो हम लोग धातु के तार लेते हैं और इसमें हम लोग डुबा देते हैं दोनों को, और इसमें किसका विलयन रहता है? वैद्युत अपघट्ट का। कुछ भी हो सकता है, NaCl का भी विलयन हो सकता है, KNO3 का भी हो सकता है, NaN3 भी हो सकता है। तो किसी का हम लोग विलयन ले लेते हैं। अब देखिए दोनों धातु के छड़ जो सॉलिड होते हैं ना, तो दोनों छड़ को हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जिस छड़ को बैटरी के धन ध्रुव जोड़ते हैं ना, उसको एनोड कहते हैं, जिसको बैटरी के ऋण ध्रुव जोड़ते हैं। यानी कि आपका मर्जी, आप किसको एनोड बनाना चाहते हैं, किसको, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जिसको लेकिन जोड़ दिए बैटरी के धन ध्रुव से, वो सब का हो गया एनोड, और जिसको ऋण ध्रुव जोड़ दिए वो आपका कैथोड हो गया। तो डायग्राम बना लीजिए, ये आपका हो गया कैथोड, ये वाला हो गया एनोड। आई जैसे विलयन होता है, किसका विलयन होता है? तो वैद्युत अपघट्ट होता है, वैद्युत अपघट्ट। माइनस का सन छोटा होगा करता है, कहाँ पर? बैटरी पर के ऐसे जो हम लिखते हैं बैटरी, उसमें केवल एगो एसी का प्रयोग होता है ना, एगो लाइन का ना, इसमें दो को तो ज्यादा स्पेसिफिक छेकेगा ना। अच्छा किसी को ई नहीं बुझाता है कि बैटरी जिसे धन ध्रुव है ऋण ध्रुव है, तो कैसे आदमी पहला बार पता किया होगा कि कौन प्लस है कौन, कैसे पता किया होगा? बस प्रकृति में दो प्रकार दो नेचर वाला मिला होगा, तो कोई ओके पॉजिटिव मान लिया है, ओके नेगेटिव कर लिया। दोनों के अलग अलग गुण था, तो पॉजिटिव है ओके, लेकिन क्या गारंटी है कि पॉजिटिव होता है? माना गया है प्रकृति को देखते हुए कि विपरीत है। कैसे हम लोग हैं, लड़का लड़की, तो पहला बार कोई कैसे जाना होगा कि लड़का है लड़की है? तो देखा कि दोनों के बनावट शरीर के अलग अलग है, दोनों का बिहेवियर भी, एक का नाम लड़की रख दिया है ओके। तब भी जाकर हम लोग आराम से बोल देते हैं कि ऐसा जो होता है वो लड़का होता है, जो ऐसा जो होती है, तो वैसी डिसाइड हुआ है, सब माना गया है। हाँ मान सकता था। मान जैसे तोर कौची नाम है, तोर नाम राजकुमारे का है ना? अभी पे कोई क्वेश्चन उठाया तब, अरे यही ना कहेगा कि जन्म लिए तो घरे मम्मी पापा राजकुमार नाम लग दिए, सब दुनिया का कर जाना है। ऐसी नहीं होता, साइंस में भी वैज्ञानिक शुरू में जो रख दिए वही होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा था, क्या दिक्कत? ये सब डलाएगा। चलो अब लिखो, इलेक्ट्रोड मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लिखिए धनोद या एनोड। धनोद या एनोड, बोर्ड पर देखिए। देखिए जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। दो गो छड़ है ना,
तो जिसको धन ध्रुव जोड़ दीजिएगा वो एनोड हो जाएगा, और जिसको ऋण ध्रुव जोड़ दीजिएगा कैथोड हो जाएगा। तब लिखिए कैथोड, या इसी को हम बोलते हैं ऋणोद, और ऋणोद भी उसको बोलते हैं। लिखिए जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसे कैथोड कहते हैं। हो गया ना। ये तो दो प्रकार के क्षर है, और दोनों क्षरों में से एगो के नाम एनोड हो गया, एगो के नाम कैथोड हो गया। इन क्षरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम लोग वैद्युत अपघट्य के विलयन में क्षर को डुबा करके क्षरे के सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसमें यौगिक जो धनायन ऋणायन में टूट करके आज जो इसमें धनायन होते हैं वो सब जाता है कैथोड की ओर, क्योंकि धन आयन को कौन आकर्षित करता है, और जितना भी ऋणायन होता है वो सब करने जाता है, ऋणायन गमन करने लगता है आपका धनायन की ओर। यानी कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन हमेशा कैथोड की ओर जाते हैं और ऋणायन हमेशा एनोड की ओर जाता है। यानी कि धनायन सब के सब जमा होकर एकरा पर जाकर के जमा हो जाता है, और इस पर जाकर कौन जमा होता है, ऋणायन। यदि यहाँ पर कोई धनायन आएगा भी ना तो इससे प्रतिकर्षण कारण दूर भागता है और वहाँ पर जा करके चिपक जाएगा, ठीक ना। जैसे देखो इसमें जैसे तो जानेंगे कि धनायन इधर के ओर आकर्षित होता है, लेकिन यदि इसमें हम एगो धनायन डाल दे सोडियम और एगो धनायन डाल दे हाइड्रोजन, तो दोनों के दोनों धनायन है, तो दोनों में से पहले जाके कौन चिपकेगा, हाइड्रोजन का चिपकेगा पहले। वो हल्का ना है, जो हल्का वो ज्यादा तेजी से गमन करेगा, इसलिए हाइड्रोजन जाके पहले चिपकेगा ओकरा पर, ठीक ना। चलिए तो एक नोट लिखिए, वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर जमा होता है। ऋणायन एनोड पर जमा होता है। ऋणायन एनोड पर जमा होता है। चलिए अब एगो टॉपिक लिखिए आप लोग, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जिसको लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखो एगो तो आप लोग जानते ही थे ना कि ऑक्सीजन त्याग नहीं हाइड्रोजन ग्रहण करने लगे थे, तो वो सब मत बोलिएगा, ठीक ना। यहाँ पर उससे पता नहीं चलता है। इसमें दूसरा सिद्धांत चलते हम लोग आधुनिक सिद्धांत से। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या होता है ऑक्सीकरण की परिभाषा, कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होती है ना उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, ये धनायन हो जाएगा।
मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो क्या हो जाएगा Mg2+। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी भी पदार्थ में प्रारंभिक स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, चूंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही। अब दोनों का आवेश भी समान होता है, लेकिन प्रकृति में अपोजिट होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्रोटॉन अपने आप उसमें ज़्यादा हो जाता है, मतलब उतना ही रहता है प्रोटॉन जितना शुरू में था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो जो एगो इलेक्ट्रॉन कम होगा उतने उसमें प्लस उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो सोडियम में से एगो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एगो प्लस उत्पन्न होगा, मैग्नीशियम में से 2 निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को तो लिखिए अवकरण। लिखिए किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा Na और Na+E। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म हो जाता है ना, तो ये 2 लगा पड़ जाएगा। एगो मान ली क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर एगो चार्ज ज़्यादा है तो ये एगो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बन जाएगा Cl+E। लेकिन क्लोरीन जो है वो हमेशा ये सब अणु के रूप में रहता है, तो Cl2 होगा। तो यहाँ पर भी हम कितना लगाना पड़ेगा 2, और यहाँ पर भी 2। ये गलत है कि सही है? ये गलत है, 4 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो 2 को 4 को। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखो ये उदासीन था तो एगो त्यागा तो पॉजिटिव हो गया, आई पहले से ऋणावेशित है, पहले से ऋणावेशित है तो त्यागेगा तो उदासीन होगा ना। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब हमेशा अणु के रूप में रहता है, H2O2, N2, F2 ऐसे रहता है, ठीक ना। तो ये सब सिंगल फॉर्म में कभी भी, क्योंकि ये सब के पास अपने ही तत्वों के साथ जुड़ने की कैपेसिटी पाया जाता है, तो ये अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ करके अणु के रूप में आ जाता है। ये तो हो गया ना। अब लिखिए अवकरण। अवकरण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? रिडक्शन। लिखिए किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। हाँ, ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। ग्रहण करने की ना, त्यागने वाला तो बताइए किए हैं आपके। ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। उल्टा ना होता है एक दूसरे का। देखिए इसी को हम पलट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, आई एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम आयन था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो सोडियम परमाणु में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, चाहे क्लोरीन कुछ मान लीजिए O2 है, आई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? O2 माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी, और फिर यहाँ पर 4 लगाना पड़ता है। O4 हो गया।
O2। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, आप सही है। हाँ एग्जाम्पल है। ओकरा अपोजिट लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ओकरा अपोजिट है कि नहीं? इसलिए ना कहें कि ऑक्सीकरण को उल्टा अवकरण होता है, अवकरण को उल्टा ऑक्सीकरण होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि त्यागे वाला ऑक्सीकरण होता है, ग्रहण करने वाला। यह एक प्रोसेस है, ठीक ना? एक और बात बता रहे हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस सब के सब अवकारक होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो सब है अवकारक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो सब है उल्टा हो जाता है। ऑक्सीकरण अवकरण एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉन, लेकिन अवकारक या ऑक्सीकारक कहता है ना, तो वह एक पदार्थ होता है जो उस काम को करता है, समझे? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उस सब के सब अवकारक होता है, और जिसका अवकरण होता है उस सब के सब उल्टा, ठीक ना? चलिए तो आप लिख लिए। अब लिखिए क्वेश्चन है, वो लिखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखें। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखें। वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखें। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड ही है, लेकिन वो पिघला हुआ अवस्था में, उसमें कुछ मिलाया उलाया वही है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन यह कह दिया जाए कि जलीय सोडियम क्लोराइड, तो समझिए कि सोडियम क्लोराइड को कितना में घोल दिया गया है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या कहे हैं? हाँ तो देखिए, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो है इस टूट करके हो जाता है सोडियम प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट होता है, ठीक ना? टूटने के बाद अब देखिए इसका हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं। सुनो बालक, वैद्युत अपघटन करते हैं, जिसे इसमें विलयन में हो गया है वो सोडियम है हो गया। तो देखिए तो सोडियम धनायन है ना, ये कितने जाएगा? कैथोड की ओर। कैथोड पर जा करके क्या करता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये कैथोड के पास जाता है और कैथोड से कहता है कि ये कैथोड हमरा एगो इलेक्ट्रॉन दो, तो एक इलेक्ट्रॉन एगो दे देता है, तो ये बन जाता है कौन चीज? सोडियम। तो कहता है कि अब तो सोडियम बन गया था, ये पर जमा हो जाओ हमरे पर, एक में चिपक जाता है। और क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन एक भी जाता है, तो कहता है कि तोरा भी एगो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पहले वो त्यागो और तब जाके यह चिपकना। तो क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, लेकिन क्लोरीन Cl के फॉर्म में नहीं रह सकता है ना, वो जब भी रहता Cl। तो सोडियम कहाँ जाएगा? अब क्या करेगा जाके वहाँ पर? ये ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा और जाके चिपक जाएगा किसके रूप में? सोडियम परमाणु के रूप में बदल के कहाँ पर चिपकेगा? अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चिपका है कि त्याग करके? तो ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है? कौन सा ऑक्सीकरण का है? देखो क्लोरीन, सुनो ना बालक, क्लोरीन जाएगा ना उसके पास ना, क्लोरीन जाएगा तो कहेगा कि तू एगो इलेक्ट्रॉन पहले त्यागो, तो इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा, लेकिन क्लोरीन Cl के फॉर्म में नहीं होता है ना, तो Cl2 के फॉर्म में होगा। तो NaCl2 NaCl है, तो ये दो लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो एक क्लोरीन एगो तो दो क्लोरीन। अब देखो Ne है, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ भी दो हम लगाते हैं, ये दो है ना, तो यहाँ भी दो लगाएंगे, तो एक सोडियम द्वारा एक होता है तो दो को सोडियम द्वारा, यहाँ भी दो लगाएंगे, ठीक ना?
अब देखिए क्या करते हैं कि जिसे हम लोग कैसे कैलकुलेशन में करते हैं कि x + 4 बराबर y + 4, तो एकरा क्या करते हैं मैथ में, वैसी केमिस्ट्री में भी एरो के इस तरफ जो रहेगा ना नीचे में, और जो एरो के कैंसिल हो जाता है, तो ये वाला सही वाला, और जो बच जाता है उसको इसी तरफ लिखा जाता है। तो देखिए 2n, लेकिन रुकिए एक बार तो बताओ लिखवे ना कि कहाँ जाएगा, ऋणायन में है, और जाके त्यागा था कि ग्रहण किया था, तो क्या होगा, हाँ ठीक ना। त्याग तब स्वीकरण होगा। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए 2n, हाँ ये हो गया, अभिक्रिया लिखा गया कर। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में यह पूछता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कहाँ पर जमा होता है, एनोड पर, कैथोड पर, ऐसे करके ऑप्शन आता है। तो सोडियम कहाँ पर जमा हो रहा है, कैथोड पर। चाहे यह पूछ दे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम का ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है, तो जानते रहिएगा तब ने, काफी से 3-4 क्वेश्चन पूछता है खाली एकरे से, ठीक ना। तो लिखिए इसको, और उसके बाद हम लिखाते हैं इसके बारे में स्पष्ट करके पूरा, यहाँ से उतार लीजिएगा, पहले वो लिख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से लिख लीजिए। तो लिखिए, पहले उतार लीजिए उसके बाद लिखाएंगे। नीरज, तुम्हें वो कल नहीं सुनाता है, ये तो हमरे दोस्त दे रहा है कि सुने आज। याद किया नीरज, केकरा याद किया है, जैसे फिजिक्स याद किया है, केमिस्ट्री पूछ रहे हैं। अच्छा, यानी केमिस्ट्री याद किया है, गलती मत समझना सर। लास्ट में लिखिएगा अतः द्रवित सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अतः द्रवित सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, नहीं जलीय मत लिखिएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विलयन में लिखिएगा, जलीय काट दीजिए। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na धातु कैथोड पर, Na धातु कैथोड पर तथा Cl2 गैस एनोड पर, तथा Cl2 गैस एनोड पर मुक्त होती है। Cl2 गैस कैथोड पर, एनोड बोल दिए हैं, मिला ले, Cl2 गैस एनोड पर, हाँ सही बोले, Cl2 गैस एनोड पर मुक्त होती है। मुक्त मतलब उस पर जमा होता है, ठीक ना। एगो नोट लिख लीजिए कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम का अवकरण तथा क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है।
सोडियम का अवकरण तथा क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। चलिए अब कल पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगला दिन।